हर हर महादेव। सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक ऐसा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपने जीवन में इससे पहले महसूस नहीं किया। भगवान शिवा मेरे लिए एक शक्ति है। मेरे जीवन को वो डायरेक्ट करते हैं और उन्हीं के और पास जाने की ये यात्रा बहुत ही खास है, हमेशा खास रहेगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो कि हाल ही में अगस्त 2025 के महीने में मुझे इस यात्रा को अनुभव करने का सौभाग्य परम पिता परमेश्वर ईश्वर ने मुझे दिया। हम सब जानते हैं कि भगवान शिव तक पहुंचने के लिए अगर उनकी इच्छा हो तो ही ये बात मुमकिन हो सकती है। शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद मुझे कैलाश मानसरोवर यात्रा का बुलावा आया और कहते हैं ना कि कैलाश इंसान को शिव के सबसे करीब ले जाता है, लेकिन उनके करीब पहुंचने की यह यात्रा आसान नहीं है। इसमें काफी सारी कठिनाइयां हैं। ये आपको फिजिकली, मेंटली कई पैमानों पे टेस्ट करता है। रास्ते में कई रुकावटें आती हैं, लेकिन भक्ति में विलीन होकर और अपने दृढ़ विश्वास को कायम रखते हुए ये यात्रा करना सबके लिए संभव है। तो आइए आज इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में मैं आपके साथ साझा करती हूँ अपने जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत यादगार सफ़र और एक ऐसा अनुभव जो कि सही मायने में शब्दों से परे है। मेरे जीवन की प्रथम कैलाश मानसरोवर यात्रा, ये सिर्फ एक सफ़र ही नहीं था मेरे लिए, बल्कि एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी रही जहाँ मैंने अपने अंदर ऐसा बहुत कुछ महसूस किया जो पहले कभी शायद महसूस नहीं किया था। अगर हम इस यात्रा की मान्यता के बारे में हम सोचे समझें तो हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिव जी का निवास स्थान माना जाता है, जहाँ पे शिव जी अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। बुद्धिस्ट के लिए यह बुद्धा ढेमचोक का घर है और जैन्स के लिए निर्वाणा का स्थान। इसलिए इस यात्रा का महत्व और भी गहरा हो जाता है। लेकिन जितनी पवित्र और अद्भुत ये यात्रा थी, उतनी ही कठिनाइयों से भरी भी। और यहीं पर हमारे टूर लीडर के कुछ शब्द राह दिखाने वाले बने। पॉजिटिव माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड पेशेंस। जी हाँ, मैं दोहराना चाहूँ, पॉजिटिव माइंडसेट, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड योर पेशेंस। ये तीन बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अगर हम इन तीन बातों को अपने साथ इस यात्रा में रखें तो यात्रा करना डेफिनेटली थोड़ा आसान हो जाता है। अब आइए जानते हैं अगले चरण में कि इस यात्रा को कैसे किया जा सकता है। हाउ डू वी एक्चुअली डू द कैलाश मानसरोवर यात्रा। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि बीच में कोविड-19 पेंडेमिक के बाद कुछ सालों ये यात्रा, लगभग 4 से 5 साल ये यात्रा बंद रही और इसी वर्ष 2025 से ये यात्रा रिज्यूम की गई है। इस यात्रा को करने के 2 मेजर तरीके हैं। एक है जो कि हम सरकारी तंत्र के थ्रू जा सकते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू जा सकते हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वो टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, और दूसरा होता है प्राइवेट ऑपरेटर्स के थ्रू। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑर्गेनाइज करती है वो एक लॉटरी सिस्टम के द्वारा वो एक्चुअली नॉमिनेशन मंगवाते हैं और लॉटरी सिस्टम के द्वारा वो कुछ कुछ बैचेस का सिलेक्शन करते हैं ऑल ओवर इंडिया से जो एप्लीकेशन आई होती है। और इसमें 2 रूट होते हैं, लिपुलेख पास जो कि उत्तराखंड के द्वारा जाता है और नथुला पास जो कि सिक्किम गैंगटॉक के थ्रू जाता है। इन दोनों ही यात्राओं का सफ़र लगभग 22 से 23 दिन का होता है और जब भी ये नॉमिनेशंस मंगवाई जाती है मिनिस्ट्री के द्वारा तो उसकी मिनिमम हेल्थ रिक्वायरमेंट है जो कि रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड हैं और उसके बाद ही वो सिलेक्शन करते हैं। एक दूसरा तरीका होता है प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स के थ्रू जाने का, और जो कि जनरली नेपाल और तिब्बत के थ्रू ये यात्रा अरेंज की जाती है। तो इस यात्रा में जैसे आप नेपाल के थ्रू भी अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं या फिर लखनऊ से आप नेपालगंज पहुंच सकते हैं। नेपालगंज एक शहर है नेपाल के अंदर और उसके आगे लगभग ये यात्रा 11-12 दिन की यात्रा रहती है और तिब्बत के रास्ते हम ये यात्रा कर सकते हैं। इन प्राइवेट टूर्स में परमिट्स, वीज़ा, अकोमोडेशन, मेडिकल सपोर्ट ये सभी टूर ऑपरेटर्स के द्वारा किया जाता है। और एक जो यात्रा है, इवन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो लासा के थ्रू भी लेके जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी बात करूं
तो मेरी यात्रा प्राइवेट टूर ऑपरेटर के साथ मैंने बुक कराई और मेरी जो यात्रा थी वो लखनऊ से स्टार्ट हुई। इसका इनिशियल जो टाइमलाइन था वो था 10 से 11 दिन, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी ये यात्रा का टाइम थोड़ा एक्सटेंड हुआ हमारे वेदर कंडीशन की वजह से। मैंने अपनी यात्रा बुक करी थी एडवेंचर नेशन, एक एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी है, उनके थ्रू, और उनका टाई अप हमारी यात्रा के दौरान उन्होंने किया हुआ था ट्रिप टू टेम्पल्स। तो ट्रिप टू टेम्पल्स के टूर गाइड और उनका जो सपोर्ट स्टाफ था वो सब इनके अंडर था। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी शुरुआती कुछ बातें कि हम यात्रा कैसे करें। और इसमें भी देखिए ये जो हम प्राइवेट वाली भी जो यात्रा की बात करते हैं इसमें कुछ फ़्लाइट इन्वॉल्व होती हैं, कुछ हेलीकॉप्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ आप बस से जाते हैं, रोड ट्रैवल रहता है, और 3 दिन की परिक्रमा है जो कि ऑन फुट या फिर आप पोनी के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपको अपने जीवन में से इतने दिन जो हैं इसके अंदर भी 11-12 दिन मिनिमम चाहिए, तो उतना दिन आपको निकालना होगा पहले से ही महादेव के लिए। महादेव ने ही हमें सब कुछ दिया है तो क्या हम इतना नहीं उनके लिए कर सकते? ये बात हमेशा एक हमारे जहन में रहनी चाहिए। और साथ ही साथ एक और बात है कि जब भी हम इस यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा अपना फिजिकल जो स्टेमिना है, हमारा जो मेंटल एंड्योरेंस है, उसके ऊपर भी हम ध्यान दें, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर। और हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस कम से कम 2 से 3 महीने पहले स्टार्ट करें। कारण मैं बता देती हूँ कि ये जो यात्रा है इसमें जो परिक्रमा है, परिक्रमा का जो सबसे हाईएस्ट जो एक पॉइंट आता है डोलमाला पास, सेकंड डे पे जो आता है, वो बहुत ऊंचाई पे है। और वो इतनी ऊंचाई पे है, 18,500 प्लस फीट उसकी ऊंचाई है, जो कि एवरेस्ट बेस कैंप जितनी ऊंचाई है एक्चुअली। तो हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। इसीलिए मेडिकली फिट होना, फिजिकली फिट होना ये बहुत आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि आपको रोज जिम ट्रेनिंग करनी है, बट एटलीस्ट 4 से 5 किलोमीटर का वॉक अपने डेली रूटीन में हम लेके आ सकते हैं। हम कुछ प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, जिससे हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से हम स्ट्रांग रहें, स्वस्थ रहें। तो अब इन बातों के बाद मैं शुरुआत करती हूँ अपनी डे वाइज आइटिनरी की। डे वाइज आइटिनरी की अगर बात करें तो मेरी यात्रा शुरू हुई दिल्ली शहर से लेके। पहला दिन था 6 अगस्त और मैं दिल्ली से गई लखनऊ, और फ्लाइट थी तो शाम तक मैं पहुंची। और जो कि जिनके थ्रू, एजेंसी के थ्रू हमने बुक किया था, उन्होंने होटल अरेंज किया हुआ था। तो लखनऊ में जाके मैं शाम को पहुंची, और वहाँ पे और भी जो हमारे सहयात्री थे वो सब भी रुके हुए थे। और वहाँ पे रात को डिनर के टाइम मेरा सबसे मुलाकात हुई। कुछ लोगों से मैंने बात भी की, काफ़ी लोगों से मैं नहीं कर पाई। और उसके बाद फिर डिनर के बाद में हमारी ब्रीफिंग हुई, और ब्रीफिंग के बाद में फिर जो है हमारी यात्रा हमारे को नेक्स्ट डे से शुरू करनी थी। उसके लिए एजेंसी की तरफ से कुछ किट भी दी गई। डफल बैग देते हैं, एक बैकपैक देते हैं जो आपको अपने कंधे पे कैरी करना है, एक किट देते हैं जिसमें पूजा का सामान रहता है जो आप आगे कैरी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होके उस दिन फिर हमने रात को वहाँ जाके आराम किया, हम लखनऊ स्टे किया। नेक्स्ट डे हम सुबह निकले सभी लोग नेपालगंज के लिए बाय रोड। तो नेपालगंज एक्चुअली एक शहर है जो कि नेपाल कंट्री, दूसरी कंट्री का पार्ट है। लगभग 3.5-4 घंटे का सफ़र है। कंफर्टेबल राइड है, नॉर्मल रोड्स हैं, और कोई ऐसी इस यात्रा में कोई दिक्कत नहीं हमें महसूस हुई। एक पॉइंट है कि जस्ट बिफोर यू एंटर नेपालगंज, उसमें एंट्री से पहले एक जगह आती है जो कि बहराइच डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, हमारे उत्तर प्रदेश का बहराइच डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे एक चेक पॉइंट है, तो एक नाका बना हुआ है पुलिस की तरफ से, क्योंकि एक वो बॉर्डर एरिया का पड़ जाता है मूवमेंट, तो वहाँ पे पुलिस ने चेक पोस्ट बनाया हुआ है। तो वहाँ पे आपका सामान भी चेक होता है और आपकी वैसे चेकिंग भी होती है। तो वो सब करा के, ये मैं इसलिए बात बता रही हूँ कि सारी चीज़ें आपकी जो आइटिनरी है जो एजेंसी के थ्रू आपको मिलेगी, सारी चीज़ें वो नहीं बताते हैं, इसीलिए आई थॉट कि आई विल मेंशन। इसमें फिर हम नेपालगंज पहुँचे, हम दिन तक पहुँचे और हमारे पास समय था, हमने लंच वगैरह किया, थोड़ा रेस्ट किया। नेपालगंज में एक, जहाँ हमारा होटल था वहीं पे पास में
एक शक्तिपीठ है बागेश्वरी धाम के नाम से, बागेश्वरी टेम्पल। माता रानी को वो टेम्पल समर्पित है, वो मंदिर समर्पित है और शक्तिपीठ में उसकी मान्यता है। हमारे ग्रुप पूरा 56 लोगों का, यात्रियों का ग्रुप था और कुछ लोग जो हैं वहाँ पे गए। हम लोग मिल के हमने लंच के बाद थोड़ा रेस्ट किया होटल में, उसके बाद हम लोग बागेश्वरी टेम्पल साथ में गए। मैंने सोलो ट्रैवल इस तरीके की रिलीजियस यात्राओं में कभी जनरली मैं नहीं करती हूँ। कभी या तो ऑफिशियल विजिट में होती हूँ तो सोलो जाना पड़ता है, या कभी रिलीजियस के लिए जाती हूँ तो जनरली परिवार का कोई ना कोई सदस्य साथ में रहता है, हस्बैंड, बच्चे या सिस्टर या कोई भी फैमिली रिलेटिव रहता है या कोई फ्रेंड रहते हैं। ऐसा ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैं एक सोलो ट्रैवलर की तरह मैंने ये प्रोग्राम बनाया। वो भी इस तरीके से बना कि पहले किन्हीं के साथ मुझे जाना था, बट उनका फिर एंड मोमेंट पे कैंसिल हो गया, वो नहीं जा पाए। लेकिन क्योंकि मेरे मन में एक श्रद्धा आ चुकी थी कि नहीं, मेरे को ये यात्रा करनी है, तो फिर मैंने सोचा कि अब महादेव ने बुलाया है तो महादेव पे ही छोड़ते हैं कि वो आगे कैसे मेरे से यात्रा कराएंगे। मैं जैसे उनका निर्देश है उसको मैं मानूंगी। तो ये सब सोचते हुए फिर मैं जैसे वहाँ के लोगों से मिलना स्टार्ट किया तो इंटरेक्शन शुरू हो गई। बहुत अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे, विशेष रूप से बंगाल, महाराष्ट्र, उज्जैन, दिल्ली, अलग अलग जगह से लोग आए थे और कोशिश की मैंने धीरे धीरे सबसे बात करूं। और एक और विशेष बात मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी कि क्योंकि मैंने त्रिपुरा में रह के बंगाली सीखी, मुझे थोड़ी बहुत बंगाली आती है, बोल सकती हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी सारे बंगाली स्पीकिंग लोग भी थे हमारे ग्रुप में। तो उनके साथ मैं जब कम्युनिकेट करती थी तो उनको भी अच्छा लगता था, मुझे भी अच्छा लगता था। तो ये हमारा डे 2 का सफ़र था। हम नेपालगंज में वहाँ पे हम रुके। शाम को हमारी वहाँ ब्रीफिंग हुई होटल में चाय के टाइम पे। उस ब्रीफिंग में हमें बताया गया कि क्योंकि अब नेपालगंज से आगे की जो यात्रा है, वो यात्रा कुछ पार्ट होती है फ्लाइट में, कुछ पार्ट होगी हेलीकॉप्टर में और फिर उसके आगे होता है रोड ट्रैवल। परिक्रमा स्टार्ट होने से पहले ये सब चीज़ें करनी है। तो क्योंकि फ्लाइट और हेलीकॉप्टर इन्वॉल्व है तो कुछ लिमिटेशन है वेट को लेके कि आपका बैगेज का वजन कितना होना चाहिए। 15 किलो से ज़्यादा आपका डफल बैग और हैंड बैग मिला के वजन नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बताई गई। प्लस उन्होंने बताया कि जब हम तिब्बत एंटर करते हैं तो चाइना का इमिग्रेशन आता है और चाइनीज़ इमिग्रेशन की वजह से वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी स्ट्रिक्ट है। तो वो सब चीज़ें हमें बताई गई, फ़ोन्स वगैरह चेक होते हैं, हमारा सामान चेक होता है, तो ये सब ब्रीफिंग दी गई। तो आप जब भी ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हों तो ये जो ब्रीफिंग्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और इन पे हम ध्यान दें, इन ब्रीफिंग्स पे कि क्या क्या बातें बताई जा रही हैं। अब हम चलते हैं अगले दिन पे, जो दिन नंबर 3 था। हाय एवरीवन, सो वी आर प्रैक्टिकली ऑन डे 3 ऑफ द कैलाश मानसरोवर यात्रा। और सबसे पहले हमने लखनऊ से स्टार्ट किया। लखनऊ में हमारा रात को स्टे था। उसके बाद हम लखनऊ से नेपालगंज, हमारा सेकेंड डे का स्टे हुआ। और आज हम सुबह नेपालगंज से, हमें सुबह आना था। एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप देखिए मेरे सामने शायद कुछ दिख रही हैं पहाड़ें एंड ब्यूटीफुल माउंटेन्स। और ये हमें आना था एक्चुअली सुबह, बट हम ड्यू टू वेदर हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाई और हम पहुँचे हैं दिन में। और अभी लगभग 4 बजे हैं शाम के एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर। आज की आइटिनरी में हमें 2 जगह और क्रॉस करनी थी। हमें यहाँ से सिमिकोट से हेलीकॉप्टर लेना था जो हिल्सा हमें पहुँचाता। हिल्सा पहुँचने के बाद में नेपाल से फिर हम तिब्बत एंटर करते हैं, तो वहाँ पे इमिग्रेशन होता है एंड आफ्टर इमिग्रेशन देयर इज़ रोड रूट और गाड़ी से फिर हमें ले जाया जाता पुरांग। लेकिन वहाँ आज हम नहीं जा पाएंगे। आज हमारा स्टे यहीं पे ही है, सिमिकोट में है। और आप देखिए कि कितना सुंदर है। हालांकि यस, हम थोड़े से अभी चिंतित हैं कि हमारी यात्रा क्या डिले होगी या हम टाइम पे पहुँचेंगे, बट सब महादेव के ऊपर है। हर हर महादेव। लेट अस होप, लेट अस ऑल होप that we have a clear weather and the serenity if you see around me, it's beautiful. टाइम भी ओवरशूट हो चुका था और क्योंकि गेस्ट हाउस में ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था कि उनके वहाँ पे इतना बड़ा ग्रुप आएगा यात्रियों का, तो उन्होंने कोई खाने की भी तैयारी नहीं की हुई थी।
और सबको भूख बहुत लगी हुई थी क्योंकि सुबह से चले हुए थे सफ़र और लगभग 4 बज चुके थे। तो वहाँ के स्टाफ जो था वहाँ गेस्ट हाउस में, जो परिवार था जो मैनेज करता था, उन बेचारों ने कोशिश की कि वो जल्दी से हमारे लिए खाना बनाएं, लेकिन फिर भी हमें फील हुआ कि हम उनकी मदद करें। तो हम में से कुछ लेडीज और इवन एक दो तीन जेंट्स भी गए और उनकी किचन काफी बड़ी थी और उस किचन में जाके जैसे रोटी बनाना, आटा गूंदना, बेलना और रोटी सेकना, वो काम शुरू किया ताकि जो है इतने सारे लोग हैं उनका खाना टाइमली हम सर्व करें। तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि मेरा कुकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट हमेशा से रहा है, लेकिन समय का अभाव होने की वजह से मैं डेली बेसिस में अपने घर में कुकिंग नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी करती हूँ, कभी कभी बच्चों के लिए बनाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। तो ये उस दिन सबके साथ में ऐसे हमने किया और बड़ा अच्छा लगा, इंटरेक्शन बहुत अच्छी रही और बहुत मज़ा आया। और फिर बस वहाँ हम शाम को रेस्ट वेस्ट करके सोए और एक बड़ा एक अच्छा माहौल रहता था कि ग्रुप था तो बुजुर्ग लोग ज्यादा थे हमारे ग्रुप में, 50+ एज ग्रुप ज्यादा था। तो वो शाम को अपना भजन वो लोग फोन पे लगाते थे या हम महादेव के सॉन्ग सुनते थे या किसी के कोई अपने जो कहते हैं ना रीजनल फोक सॉन्ग्स है वो सुनते थे, वो लगाते थे। तो बड़ा खुशनुमा सा माहौल रहता था हमेशा। ये डे 3 हमारा फिर कंप्लीट हुआ, हमने सिमिकोट में स्टे किया और मैंने बीच में शाम को जाके गांव में भी विजिट किया। मुझे लगा कि हम बच्चों से मिलें जाके, कैसे बच्चे हैं, क्या लाइफस्टाइल है, क्या करते हैं। और मैंने कुछ वहाँ पे वीडियो भी शूट किया, जो वीडियो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। आप लोग भी देख सकते हैं कितना सुंदर एनवायरनमेंट है, वातावरण है, ग्रीनरी है चारों तरफ, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हम शहरों में बात करते हैं AQI का, पोल्यूशन लेवल का, कुछ नहीं। साधारण जीवन है और कितनी सुख और शांति यहाँ महसूस हो रही है। तो वहाँ पे हम रुक गए। उसके बाद में अगले दिन हिल्सा के लिए हमें जाना था, हमें हिल्सा के लिए चॉपर लेना था क्योंकि ऑलरेडी हमारा यात्रा की आइटिनरी में ये नहीं थी स्टे, हम ऑलरेडी एक दिन स्टे कर चुके थे। फिर हमने हिल्सा के लिए वही चॉपर की बात थी तो सुबह सुबह चॉपर नहीं चले क्योंकि बादल थे। तो लगभग 11-12 बजे के बाद में जब थोड़े से बादल छटने लगे तो ये दिखा कि अभी मौसम खुल रहा है, तो हेलीकॉप्टर स्टार्ट किए गए। तो एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था, 9 अगस्त। तो रक्षाबंधन का त्योहार था, जिन लोगों के भी घरों में इस त्योहार को मनाया जाता है इंक्लूडिंग मी, तो आई वॉज डेफिनेटली मिसिंग माई फैमिली, माई किड्स, माई सिबलिंग्स। याद आ रही थी घर वालों की। तो क्या हुआ कि हमारे जो ग्रुप था उसमें से कुछ लेडीज, 2-3 लेडीज राखी लेके आई हुई थी और मेरे को नहीं पता था कि वो राखी लेके आई हैं। मैं जब हम लोग रूम से बाहर आए तो देखा कि वो राखी की थाली सजा के और जो है आपस में लोग राखी बांध रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा लगा देख के, इट वॉज वेरी इमोशनल। जो लोगों की आसपास में आपस में जान पहचान भी नहीं है, वो अब इस यात्रा में साथ में मिले और साथ में खा पी रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। तो उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो रही है कि वो अब राखी भी बांध रहे हैं। इट इज़ लाइक अ फैमिली, एंड एज वी नो कि रिलेशंस आर ऑलवेज नॉट ब्लड रिलेटेड। तो बहुत अच्छा सा रहा। मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी, मैं यहाँ पे इस वीडियो में भी डाल रही हूँ। राखी बांधी मैंने, एक भाई साहब जी और एक मेरी कलीग वहाँ पे बनी, कपल महाराष्ट्र से, उनको राखी बांधी मैंने, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद फिर हम लोग निकले, सभी लोग निकले हम हिल्सा जाने के लिए। तो मेरा क्योंकि उसमें प्रेफरेंस ये रहती है हमेशा कि ओल्ड एज को और जो कपल हैं उनको पहले भेजते हैं। तो मेरा, क्योंकि मैं सिंगल ट्रैवलर थी, तो मैंने कभी उस बात को इतना फोर्स नहीं किया कि मुझे पहले भेजना है। मैं हमेशा यही बोलती थी कि कोशिश करके जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब ट्रैवल में एक्सर्शन कम हो, उन लोगों को पहले भेजिए। तो मैं टुवर्ड्स द एंड ही मैंने फ़्लाइट वहाँ से ली और शाम तक लगभग हम लोग पहुँचे हिल्सा। हिल्सा थोड़ी मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि थोड़ी सी अजीब है जगह। एक बैरन लैंड टाइप है कि एक ऐसी वैली है जो कि ब्राउनिश टाइप है, जिसपे वेजिटेशन नहीं है। और वहाँ से एक और बात है कि थोड़े से लोगों को हाई ऑल्टीट्यूड का इशू, सिकनेस होनी फील हो जाती है। और जब हम हिल्सा पहुँचे तो वहाँ पे स्टे का अरेंजमेंट बिल्कुल ही बहुत ही मिनिमल सा था। एक डॉर्मेटरी टाइप का कॉम्प्लेक्स था जिसमें कि एक रूम में 5-6 लेडीज़
5-6 जेंट्स, उनको शेयर करना था। वॉशरूम भी बिल्कुल मिनिमल टाइप का फंक्शनल था और काफ़ी सारी लगा हमें कि हाँ, उतना प्लेजेंट नहीं है। बट वही है कि कहते हैं कि कैलाश के रास्ते में सुविधाएं तो कम मिलती हैं, पर हर मुस्कान में भक्ति के रंग मिलते हैं। तो वहाँ भी गांव के, छोटा सा गांव था, कुछ लोग थे, उनसे मिले हम, तो उनके चेहरे पे मुस्कान, और हम सब यही सोचते गए कि भाई ये तो एक श्रद्धा है और हमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, हम यहाँ तक आ पा रहे हैं, ये महादेव की कृपा है। तो यही सोचकर हम सब भी, हमने मुश्किलों को अपनाया और अपनी जर्नी आगे हम करते गए। और एक्चुअली ओरिजिनल आइटिनरी के हिसाब से हमें हिल्सा पहुंच के पास ही इमिग्रेशन सेंटर है चाइना का, वो इमिग्रेशन प्रोसेस भी करना था, लेकिन क्योंकि हम लेट हो चुके थे तो हम इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है उस दिन नहीं कर पाए। तो ये इमिग्रेशन प्रोसेस हमने अगले दिन किया, जो कि डे 5 पे हमने किया। फिर जैसे हमारी डे 5 की हमने शुरू की तो पैदल चल के, बेसिकली जहाँ हिल्सा में स्टे था उसी के सामने कुछ ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही हमें दूर से दिख रहा था चाइना का इमिग्रेशन सेंटर। तो वहाँ थोड़ी दूर तक पैदल चलना है, उसके बाद बस में बैठ के अपना सामान वगैरह लेके हम गए चाइना इमिग्रेशन। चाइना इमिग्रेशन थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि आपके फ़ोन्स चेक करते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आपके जो बैगेज है वो उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, वो मशीन में भी करते हैं और वो हाथ से भी करते हैं, बेसिकली चेकिंग खुलवा के भी करते हैं। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे। फिर जब हमारा ये इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो हम बेसिकली आगे की यात्रा हमने शुरू की, और आगे की जो यात्रा है वो एक शहर है जिसको बोला जाता है पुरांग। तो उस दिन हमारा पुरांग में एक्चुअली स्टे था। तो अगर मैं तथ्यों की बात करूं तो तकलकोट या पुरांग, उसको कॉमनली पुरांग बोला जाता है, उसको कैलाश और मानसरोवर का गेट कहा जाता है। और ये तिब्बत का, अब हम आ गए तिब्बत के अंदर, ये तिब्बत का एक इम्पॉर्टेंट टाउन है। यहाँ पे हमें मार्केट देखने को मिली जहाँ पे अगर किसी के पास ट्रैकिंग का सामान नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी ट्रैकिंग करी थी पिछले साल में 3-4 जगह, तो मेरे पास ट्रैक पोल्स थे, मैं वो लेके गई थी। मेरे पास रेन कोट और ट्रैकिंग शूज़, ये सब चीज़ें जो होती हैं ट्रैकिंग के लिए रिक्वायर्ड, मैं सब कैरी दिल्ली से ही कर रही थी। लेकिन जिसके पास नहीं है वो यहाँ से जाके, पुरांग से जाके सामान परचेज कर सकता है। और इसी के साथ साथ वहाँ पे खाने का भी सामान मिलता है। और एक और बात है जो कि टूर ऑपरेटर्स हमेशा से सजेस्ट करते हैं, वो है ऑक्सीजन कैन को लेना। तो मिनिमम बोलते हैं कि 1-1 लीटर की 2 ऑक्सीजन कैन हमेशा कैरी करें, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में जाके आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी ये हमें नहीं पता है। और पुरांग की हाइट भी लगभग 4000 मीटर है। और एक और बात है कि ये टूर ऑपरेटर्स जो हैं धीरे धीरे ही यात्रा को कराते हैं, क्योंकि अगर वो एकदम से ही हाई ऑल्टीट्यूड पे ले जाएंगे तो हमारी बॉडी इस पे एडजस्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए वो जो कहते हैं ना, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस के लिए एक प्रिपरेटरी स्टेप लेना, उसके लिए ही ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो हमने भी शाम को एक्चुअली लोकल मार्केट थोड़ी बहुत घूमी, और हाइट के हिसाब से मेरे को तो कोई फील नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं फील हुआ। और शाम को यहीं पे हमारा स्टे था। पुरांग अच्छा स्टे था। ऊंचाई के राहों में सबसे बड़ा हमारा हथियार है धैर्य रखना। तो ये धैर्य रखने ही हमने बहुत सीखा इस पूरी यात्रा में, कि बॉडी को रेस्ट देना है। ऐसा नहीं कि हम पहुंच गए तो हम आगे क्यों नहीं जा सकते, ऐसा भी लगता है कि हम आगे आज ही क्यों नहीं जा सकते हैं, जब करनी है जर्नी कल क्यों टाइम वेस्ट करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप ही की जाती हैं और स्टेप बाय स्टेप ही करें। इसीलिए इस यात्रा के लिए सोलो ट्रैवलर्स, मतलब सोलो आप नहीं भी जा सकते हो, आपको किसी न किसी ग्रुप में ही अलाउ किया जाएगा, क्योंकि इस यात्रा में फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कठिनाई के रूप में हमें देखनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से हमारा डे 5 जो था वो कि हमारा पुरांग में स्टे का डे था, अच्छा गया। और खाने पीने की एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि बिल्कुल सिंपल खाना हमने पूरे ही यात्रा में खाया, बॉइल्ड राइस और दाल, सब्जी, रोटी, सलाद, ताकि हम कुछ भी जंक फूड ना खाएं, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे। इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब हम चलते हैं अगले दिन डे 6 की तरफ। डे 6 एक ऐसा स्पेशल दिन था जिसका सबको इंतज़ार था। हर यात्री इस दिन के आने का इंतज़ार कर रहा था कि हमारा जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो प्रथम एक रिलीजियस इम्पोर्टेंट पड़ाव उस दिन पे आना था, और वो था मानसरोवर लेक, जो पवित्र मानसरोवर लेक है उसके दिव्य दर्शन। तो हमने पुरांग से स्टार्ट किया, रोड जर्नी स्टार्ट की। हम ड्राइव करते हुए बस से राक्षस ताल हमने क्रॉस किया, और राक्षस ताल क्रॉस किया। बीच में हम थोड़ी देर के लिए राक्षस ताल पर हमारा स्टॉपेज था, लगभग आधे घंटे का। वहाँ पे रुके, कुछ कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई। हर हर महादेव। और आज हम अपने यात्रा करते हुए पुरांग से वी हैव रीच्ड टू द फर्स्ट ऑस्पिशियस स्टॉप, एंड दैट इज राक्षसताल। And we can see how beautiful it is, how serene it is, and just in some time we are going to reach the lake Mansarovar. So may Mahadev bless us all. Har Har Mahadev. उसके बाद फिर हम वहाँ से क्रॉस करके हम पहुँचे अपनी जगह पे, जहाँ पे हमारा मानसरोवर के पास में लॉज टाइप फैसिलिटी है जहाँ पे स्टे करना था। तो हमने वहाँ बस से उतर के अपना सामान रखा, क्विकली हमने लंच किया और फिर हम निकल गए अपनी परिक्रमा के लिए। तो ये दिन इतना खास था कि हमने मानसरोवर झील, मानसरोवर लेक जो है, उस झील की परिक्रमा स्टार्ट की। ये परिक्रमा 100 किलोमीटर प्लस की है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा की ये परिक्रमा है, और लगभग 4 से 5 घंटे मान लीजिए आपको लग जाएंगे इस परिक्रमा को करने में। तो मानसरोवर लेक की जो पहली झलक थी वो इतनी, मैं बोलूँगी, सुखद थी। और हम बस में बैठ के हमारे पास जब वो झलक आ रही थी बार बार, तो ये दृश्य एक अलग ही शांति और सुकून लेके आ रहा था। और जब हमने फिर वहाँ पे पहुँचे लेक पे, हमारा स्टॉप हुआ, जो वहाँ पे कुछ निर्धारित पॉइंट है वहाँ पे ही आप बस गाड़ी रोक सकते हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग रहती है वहाँ पे, और तिब्बत की पुलिस भी तैनात है बीच बीच में, इतनी ज़्यादा नहीं है बट बीच बीच में है। तो वहाँ पे हम उतरे और हमने जल स्पर्श किया। वहाँ पे डुबकी लेना बैन किया हुआ है, अभी डुबकी नहीं ले सकते, बट आप जल स्पर्श कर सकते हैं। और जैसा कि मान्यता है कि कुछ लोग मतलब ले जाते हैं पवित्र जल, तो मैंने भी अपने घर के लिए थोड़ा सा जल लिया। और एक बात ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी कि मानसरोवर झील के जस्ट सामने ही आपको कैलाश पर्वत के भी दर्शन होते हैं। तो जब आंखों के सामने ये दृश्य आया कि मानसरोवर लेक है और उसके सामने कैलाश पर्वत है, मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि समय थम गया। तो हमारा ग्रुप जहाँ रुका था, जहाँ पे सब लोग अपनी आस्था के अनुसार, पूजा तो नहीं मैं कहूँगी, स्पर्श कर रहे थे, जल को स्पर्श कर रहे थे और अपनी प्रेयर्स कर रहे थे। मैं थोड़ा सा आगे चली और मैं वहाँ पे लेक के पास ही किनारे में जाके बैठी, पानी को छुआ, और अंदर एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का एहसास हुआ। मुझे अपने पापा की बहुत याद आई उस वक्त, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगा कि कुछ तो कृपा है ईश्वर की मेरे ऊपर और मेरे परिवार की, कि अभी तक भी इस परिवार से पहली कोई सदस्य जो कि ये यात्रा कर पाई वो मैं बनी। मेरे परिवार में अभी तक कोई कैलाश मानसरोवर नहीं गया, मतलब मेरे फादर साहब की साइड से या इवन मम्मी की तरफ से भी अभी कुछ कुछ लोगों ने कोशिश की लेकिन अभी तक गए नहीं हैं। तो बहुत ही भावुक भी पल था। मैं थोड़ा सा, मुझे आई एक्चुअली क्राइड ऑल्सो फॉर सम टाइम। आई फेल्ट इमोशनल दैट हाउ कम दिस हैज़ हैपेंड, कि आई गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग देयर। तो ईश्वर का धन्यवाद ही किया मैंने कि उन्होंने मुझे ये सहारा दिया, उन्होंने ये शक्ति दी और उन्होंने रास्ता दिखाया कि मैं यहाँ पे आ पाऊँ। तो वहाँ पे उस लेक पे एक अलग ही स्थिरता है, सुकून है, और आपको लगता है कि अब तो आपकी यात्रा ज़रूर सफलता से पूरी आप करके ही जाएंगे। लगभग 4600 मीटर की हाइट पर ये जो लेक है, ये दुनिया की सबसे ऊंची फ्रेश वाटर लेक्स में से आता है। और यहाँ पे जल अर्पित करना और ध्यान लगाना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि एक अलग तरीके का रूहानी अनुभव है। और जहाँ पानी भी ऐसा लगता है कि मंत्र गुनगुनाता है और दिल को सच में ईश्वर का एहसास होता है। हम अपनी परिक्रमा करके वापस आए और वापस आके फिर हमने स्टे किया जहाँ पे हमारा स्टे था।
स्टे के बारे में बोलना चाहूँगी कि अगेन डॉर्मेट्री थी जिसमें एक रूम में पाँच छः लोग थे, 6 फीमेल्स हम एक ही रूम में थे। काफ़ी ठंड थी, तो अपना कपड़ों का भी हमें ध्यान रखना है कि 3 से 4 लेयर हमें कपड़े पहन के रखने हैं। सर भी ढका होना चाहिए, कान ढके होने चाहिए, कोशिश करके हाथ भी ढक के रखें। और फिर वहाँ पे दिक्कत ये भी आई हमें कि वॉशरूम फैसिलिटी नहीं है। तो वॉशरूम फैसिलिटी नहीं है तो थोड़ा-सा ये डिफरेंट ये हो जाता है कि हमें बाहर जाना पड़ता है, जो कि नेचर के लिए भी अच्छा नहीं है, बट अब क्या करें, वहाँ फैसिलिटी नहीं दी गई है। तो वहाँ पे जब हम रुके, हर हर महादेव, भोलेनाथ की कृपा से कल हम मानसरोवर लेक पे पहुँचे एंड हमने वहाँ दर्शन किए। बहुत ही एक बियॉन्ड वर्ड्स एक एक्सपीरियंस रहा। भोलेनाथ की कृपा से कल हमारा स्टे भी यहीं हुआ और ये मेरे पीछे मानसरोवर झील है एंड यहीं पे आई एम ट्राइंग। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने ये बहुत ही छोटा सा एक वीडियो बनाया, जो वीडियो मैं यहाँ पे इनक्लोज मैंने यहाँ पे अटैच भी कर रही हूँ कि किस तरीके से सूरज है, चंद्रमा है और कैलाश पर्वत मुझे सामने से दिख रहे हैं। तो इससे भव्य क्या दृश्य हो सकता है अगर हम नेचर की बात करें। तो 7वां दिन मानसरोवर से दार्चन की यात्रा हमने शुरू की। ये एक रोड के थ्रू ही जर्नी थी, हम बाय बस हम निकले और कुछ घंटों में हम वहाँ पहुँचे। दार्चन भी एक तिब्बत का शहर है, सुंदर है, कुछ होटल्स और मार्केट वगैरह है। तो लेकिन वहाँ पे हमारा जो स्टे अरेंजमेंट था, वहाँ पे कुछ ऐसी दिक्कत हुई कि शायद हमसे पहले जो ग्रुप आए हुए थे उनका ओवर स्टे हो गया। तो ग्रुप आए थे, ओवर स्टे हुआ, तो उतने पर्याप्त कमरे जो हमारी एजेंसी ने बुक किए थे वो कमरे उतने उपलब्ध नहीं थे। इसलिए फिर उनको ये ऑप्शन उन्होंने दी कि कुछ लोग रूम में सो पाएंगे और कुछ लोग उन्होंने बाहर टेंट लगाए हुए थे। टेंट के अंदर भी बेडिंग वगैरह की फैसिलिटी थी। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, हम टेंट में रुक जाते हैं। तो सब ने आपस में सहयोग करके हम लोग जहाँ पे जैसे कर सकते थे आपस में, क्योंकि मुझे यही लगता था कि जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें कोई समस्या नहीं आए, एटलीस्ट मैं जो अपना एक सहयोग दे सकती हूँ वो मुझे देना है। तो टेंट में रुके हम और जहाँ पे हम रुके थे वहाँ से भी एक्चुअली सामने दूर से ऐसे लग रहा था कि कैलाश पर्वत का जो शिखर है वो दिखना शुरू हो जाता है एक्चुअली। तो अब मन में आनंद था, बहुत आनंद था, क्योंकि अगले दिन हमारा जो मेन है परिक्रमा वाला जो दिन है वो हमारा स्टार्ट होने वाला था। और डे 8 हमारे लिए परिक्रमा के स्टार्टिंग वाला दिन था। तो वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड टू लीव टुमारो अर्ली मॉर्निंग। तो वो भी तैयारी वगैरह सब की हमने की, क्योंकि क्या है कि आप ट्रैक पे निकल रहे हो तो सिर्फ आपका बैकपैक जाता है। आप जो बाकी जो डफल बैग, एक बड़ा बैग लेके आते हैं वो आपको होटल में ही छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लिमिटेड ही सामान अपना लेके जाएं, सिर्फ जो पहना है पूरे पर्याप्त गर्म कपड़े, और अगर कुछ ले जाना है, रेन कोट हो गया, शू कवर हो गया, ऑक्सीजन कैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चेंजिंग का आपको रखना है, थर्मल रखना है या डाउन जैकेट रखनी है जो कि आपदी में काम आएगी, वो सब सामान ज़रूर रखिए। कुछ नट्स कैरी कीजिए, प्रोटीन कैरी करना, ये सब चीज़ें हैं जो अपने, और बेसिक आपकी जो मेडिसिन हैं वो। तो ये हैं चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। डे 8 पे हम आते हैं। डे 8 में हम दार्जिलिंग से जाते हैं यमद्वार। तो यमद्वार बेसिकली आप पहुंचते हैं बाय रोड, बहुत दूर नहीं है, लगभग 1 सवा घंटे की ही जर्नी है। और यमद्वार से जब पहुंचे तो हम वहाँ पे फिर यात्रा के पार्ट हो जाते हैं कि पोनी अगर किसी को करना है तो पोनी वहीं से हायर होते हैं, और साथ ही साथ में अगर आपको ट्रैक करना है तो ट्रैकिंग भी उसके आगे से ही स्टार्ट होगी। तो यम द्वार को बोला जाता है गेट ऑफ द लॉर्ड ऑफ डेथ, मतलब यम का द्वार। और ये भी बोला जाता है कि यहाँ पे अगर हम 3 परिक्रमा करें यम द्वार की, तो उस परिक्रमा को करके हम अपने जो पूर्वज हैं जो अभी चले गए, हमारे बीच में नहीं हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। और ये भी एक मान्यता है कि जो यमद्वार की 3 परिक्रमा मिनिमम करता है उसकी अकाल मृत्यु टल जाती है, यम भगवान उसकी अकाल मृत्यु टल जाती है। तो ये हमारे
एक मान्यता है लोकल वहाँ पे जो मुझे लोगों ने बताई। तो अब इस दिन से शुरू होता है पहले दिन का ट्रैक जो कि 12 किलोमीटर का है। और हम जो ग्रुप है, हमारा जो ग्रुप है, कुछ ग्रुप पोनी के थ्रू जाना शुरू किया, कुछ ग्रुप ने ट्रैकिंग शुरू की। मैंने अपना पैदल वाला रास्ता लेना शुरू किया, ट्रैकिंग शुरू करी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट क्योंकि हम ऑलरेडी एक ऊंचाई पे आ चुके हैं तो थोड़ा थोड़ा ये है कि ऑक्सीजन का अभाव हो सकता है। जैसे हमारे टीम में कुछ लोगों को होना शुरू हुआ कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो शायद डिप्लीट हो रहा है। और पहले दिन का जो ट्रैक है वो होता है 12 किलोमीटर का। तो 12 किलोमीटर आप सुबह से लेके लगभग आपको शाम लग जाएगी, क्योंकि बीच में मौसम भी खराब होता है। और मौसम खराब होते होते आपको फिर ये है कि बीच में रुकना भी पड़ेगा कुछ खाने पीने के लिए। कुछ एक दो जगह भी है जहाँ पे उन्होंने लंच की स्टॉपेज के लिए उन्होंने जगह बनाई हुई है। तो वो करते हुए शाम को जैसे मैं पहुंची अपने गेस्ट हाउस में, और जो कि जगह जो थी वो है, उसको बोलते हैं हम दीरापुक। तो दीरापुक से बेसिकली जो कैलाश पर्वत है उसके बोले जाते हैं कि नॉर्थ फेस का दर्शन होता है। तो नॉर्थ फेस का दर्शन जो है, ये हमारा जो गेस्ट हाउस था, जो डॉर्मेट्री थी जहाँ पे हमारा स्टे था, उसके सामने से ही हमारे रूम के बाहर से कैलाश पर्वत की साक्षात हमें दर्शन हो रहे थे। मन में इतना आनंद, इतनी खुशी हुई देख के कि ऐसा लग रहा था कि कैलाश की गोद में ही हम लोग रुक रहे हैं। मौसम लेकिन खराब हो रहा था, बारिश आ रही थी, ओले भी पड़ रहे थे। और दीरापुक में भी वही प्रॉब्लम तो थी ही कि वॉशरूम नहीं है, तो आपको बाहर ही जाना है। और लगभग 5 सवा 5 बजे तक मैं वहाँ पहुँची शाम को। तो जब हम रेस्ट कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने, 2 लोगों ने, जो हमारे कलीग्स थे, मेल कलीग्स, उन्होंने पूछा कि हम थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं। बेसिकली चरण स्पर्श तो अभी इंडियंस को अलाउ नहीं किया हुआ उन्होंने, दी गवर्नमेंट ने, वहाँ की गवर्नमेंट, तिब्बतन गवर्नमेंट ने। लेकिन फिर भी आप एक पॉइंट, उन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ है जहाँ तक आप जा सकते हो। लेकिन जो हमारी प्लेस थी स्टे की, वहाँ से उस जगह तक जाने के लिए भी लगभग 2.5-3 किलोमीटर चलने का एक डिस्टेंस था। तो मेरे रूम में और जितनी लेडीज थी उन्होंने तो, अब देखिए सबकी अपनी श्रद्धा और सबकी अपनी शक्ति है, तो उन्होंने बोला कि अभी तो हम फिलहाल नहीं जा पाएंगे। लेकिन मेरे को लगा कि फिर ये मौका मुझे ज़िंदगी में पता नहीं कब मिलेगा, तो मेरे से नहीं रुका गया और मैंने बोला ठीक है मैं चलती हूँ। तो हम एक्चुअली वहाँ अपने डॉर्मेट्री से हमने चलना स्टार्ट किया। और थोड़ी ऊंचाई तो है ही, क्योंकि पर्वत इतनी ऊंचाई पे है। और पिक्चर्स भी आप जैसे देखेंगे कि आसपास में बिल्कुल बैरन टाइप का दोनों बाकी पहाड़ हैं, और सिर्फ बीच में कैलाश पर्वत है। इतना सुंदर कैलाश पर्वत खड़ा है। तो हम वहाँ तक पहुँचे जिस जगह तक अलाउड है जाना। तो हम जैसे ही पहुँचे बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। और वो इतनी ऊंचाई पे बारिश हो रही थी कि वो जो बारिश है बेसिकली वो बर्फ के रूप में जमने वाला जैसे होता है ना, वैसे छोटे छोटे ओले ऐसे करके वो हमारे ऊपर आने लगे। तो वहाँ और भी जो लोग थे वो सब नीचे एक्चुअली चले गए, चलना शुरू उन्होंने किया। और मेरे साथ में 2 भाई साहब जी थे, उन्होंने कहा कि चलना है क्या। तो एक भाई साहब जी तो फिर वापस चलना उन्होंने शुरू किया। मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि अभी मैं यहाँ तक आई हूँ तो मुझे थोड़ी देर यहाँ पे बैठना है। इवन तो मौसम बहुत ख़राब था, बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, ओले टाइप के हो रहे थे और कपड़े बिल्कुल हमारे भीग गए थे। लेकिन मैंने उनसे, एक दूसरे भाई साहब जी से पूछा कि मेरा रुकने का मन है, क्या आप रुकना चाहोगे? तो उन्होंने एग्री किया, उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं भी रुक जाता हूँ। तो मैं वहाँ पे बैठी थोड़ी देर, कैलाश पर्वत मेरे सामने था। और आप यकीन नहीं मानोगे कि 5 से 7 मिनट के अंदर जब हम बैठे तो वहाँ पे बारिश जो है अपने आप ही रुक गई। जो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी वो रुक गई। और कुछ ही मिनटों में हमारा जो कपड़े हैं, हमारे जो कपड़े हैं वो भी सूख गए। मतलब कि ऐसा हुआ कि ये तो एक बात है ही कि क्योंकि इतनी ऊंचाई पे हवा चल रही थी तो वो हवा भी बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन एक्चुअली में हमें ऐसे लगा कि शायद महादेव ने हमें एक कहते हैं ना, एक पवित्र कर दिया कि उन्होंने हमें पहले तो वहाँ पे रोका। और फिर रोकने के बाद उन्होंने जो है हमें वहाँ पे, हमारे कपड़े एकदम से सूख गए और ऐसा लगा ही नहीं कि
मेरे को कि भाई हम गीले भी हुए हैं। तो ये कहते हैं ना कि समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप यकीन मानिए कि लगभग 1.5 घंटा मैं वहाँ पे थी, वो भाई साहब जी भी थे और सिर्फ हम वहाँ बैठे हुए थे। एंड ऐसे हुआ कि सामने कैलाश पर्वत है और ऐसे लग रहा था कि शिव जी ही हैं हमारे मन में, हमारे तन में। और मैं बैठी थी, मैं ध्यान लगाया, मैंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, मैंने ओम नमः शिवाय का, और जो भी मेरे अंदर बातें थी वो ऐसा एक मोमेंट है जिसको डिस्क्राइब करना मेरे लिए संभव नहीं है। और मेरा मन ही नहीं किया कि मैं वहाँ से उठूं। वो इतने भावुक पल थे और इतने ज़्यादा एक कहते हैं अटैचमेंट वाले पल थे कि आपकी एक ऐसा जगह पहुंच गए जहाँ पे कोई मंदिर की लाइन नहीं है, कोई प्रोटोकॉल का झंझट नहीं है। आप अपनी शक्ति के अनुसार, आप अपनी भक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, और महादेव का बुलावा है इसलिए वहाँ जाके आप बैठे हो और आप पहुँच पाए। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी। और फिर लगभग 1.5 घंटा मैं वहाँ पे थी। फिर नीचे मेरे जो और यात्रा के साथी थे उनमें से किसी का कॉल आया कि अंधेरा हो जाएगा, अब आप लोग आ जाओ। तो फिर हम लोगों ने नीचे जाना शुरू किया। लेकिन एक जो अनुभव था वो ऐसा अनुभव था कि जो समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ। और इसके मायने ही शायद बहुत अलग हैं, हम सबके लिए अलग अलग हैं। किसी को कुछ प्रतीत होगा, किसी को कुछ प्रतीत होगा, लेकिन मेरे लिए वो शांति, वो अनुभव शब्दों से परे है। और एक ऐसी दिव्यता है जो कि मेरे दिल में हमेशा मुझे लगता है रहेगी, वो एहसास हमेशा रहे। तो थक गए थे, काफ़ी थक गए थे। मौसम भी बहुत एक जटिल टाइप का मौसम था। शाम को बहुत हवा भी चल रही थी। रात को टेम्परेचर नेगेटिव में ज़रूर गया होगा, चेक तो नहीं किया बट गया होगा। सो गए हम जल्दी डिनर करके, क्योंकि अगले दिन हमें नेक्स्ट डे ऑफ ट्रैकिंग के लिए भी जाना था। इसमें भी ये बात है कि कुछ लोग जो है उनकी यात्रा के दौरान भी तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई थी, तो उनको ले जाना पड़ा, बेसिकली एम्बुलेंस के थ्रू नीचे ले जाना पड़ा। और ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि सेचुरेशन जो है SpO2 वो थोड़ा सा डिप्लीट कर जाता कई बार। कुछ लोगों की तबीयत बीच में ख़राब हुई, उन्होंने रेस्ट लिया, लेकिन फिर शाम देर रात तक वो लोग वहाँ कैंप पहुँचे दीरापुक। तो इस तरीके से हमारे जो ट्रैक लीडर थे हमारे साथ में, निशांत निशांत थापा जो कि उत्तराखंड से हैं, वो सबको धीरे धीरे ला के उन्होंने सबको सेटल किया। और काफ़ी लेट मुझे लगता है हो रात के 10 बज गए थे सबके कैंप तक पहुँचने में। अगले दिन जो कि सबसे टफ डे मैं बोलूँगी, पूरी यात्रा का सबसे टफ डे है, वो है डे 9। ये सबसे टफ इसलिए है क्योंकि इसमें आपको इतनी ऊंचाई पे जाना है, जो कि एवरेस्ट बेस कैंप की हाइट जो है उतनी ऊंचाई तक आपको चढ़ना है। तो डोलमाला पास एक जगह है जो कि लगभग 5600 मीटर की हाइट पे है, 5600 मीटर की हाइट पे है। और इतने 18,500-19,000 के बीच में जो फिट हाइट है इसकी, ये सही मायनों में काफ़ी टफ है। तो ये 22 किलोमीटर का ट्रैक है और कैलाश यात्रा का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो शुरुआत की जो 6 किलोमीटर है वो असेंडिंग है, मतलब वो चढ़ाई के हैं शुरू के 6 किलोमीटर, और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा नॉर्मल उसमें चलना। और बीच में गौरी कुंड देखने को मिलता है, जो कि पार्वती कुंड भी जिसको कहते हैं। और ये पूरा एक ट्रैक करते करते 22 किलोमीटर का ट्रैक लगभग करते हुए शाम तक पहुंचते हैं जुतुलपुक। तो जुतुलपुक भी एक एक्चुअली मोनेस्ट्री एरिया है और वहाँ पे भी डॉर्मेट्री टाइप का ही अरेंजमेंट है। वॉशरूम वहाँ भी अवेलेबल नहीं है जहाँ पे कैंप में स्टे किया गया। और वही है कि रूम्स में डॉर्मेट्रीज की तरह पाँच छः लोगों की शेयरिंग। टफ ज़रूर था, बहुत थकान हो गई फिजिकली और मेंटली भी। ऐसे लगता है कि आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, बट फिर मन में यही होता है कि अब यहाँ तक आ गए हैं तो पूरा ही करेंगे। तो रात को फिर यहाँ पे स्टे रहता है। फिर नेक्स्ट डे जो है हमारा रिटर्न जर्नी बेसिकली स्टार्ट होता है। तो जुथुलपुक से दोबारा से ट्रैक करना होता है, लगभग 8 से 10 किलोमीटर का ट्रैक करके फिर एक ऐसे कॉमन पॉइंट पे आते हैं, जहाँ से कॉमन पॉइंट पे पहुँच के फिर आपको जो है रोड से आपको दारचन पहले लाया जाता है और फिर दारचन से आपको पुरांग लाया जाता है। तो इस यात्रा में देखिए फिजिकल लिमिटेशंस भी आती हैं,
और मेंटल लिमिटेशंस भी आती हैं, क्योंकि ये जो 2 से ढाई दिन का जो ट्रैक है ये करना आसान नहीं है। और कुछ लोग पोनी से जाते हैं, कुछ लोग पैदल जाते हैं। तो आप भी अपने शरीर के अनुसार करें, इसमें कोई होड़ नहीं है कि हाँ जी आपको पूरा ही करना है। कुछ लोग तो हैं, एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि जो फर्स्ट डे की परिक्रमा है जो कि 12 किलोमीटर की है, जिसमें दीरापुर का जो स्टे होता है, तो दीरापुर के स्टे में हमारा कैलाश पर्वत सामने से दिखते हैं। तो नॉर्थ फेस क्योंकि दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको भी हम मान के कि हमारे कैलाश के दर्शन हो गए। हम वहां से भी अपना, क्योंकि जो लोग आगे परिक्रमा नहीं कर सकते हैं वो लोग वहां पे भी स्टे करके फिर दार्चन आ जाते हैं, और दार्चन में वो वेट करते हैं बाकी यात्रियों की जो कि पूरी परिक्रमा करते हैं। तो अगर आपका बॉडी नहीं अलाउ करती है तो फर्स्ट डे की परिक्रमा करना भी अपने आप में सफिशिएंट है, वो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, उसको किया जा सकता है। और फिर ग्रुप के साथ ऐड ऑन हो जाते हैं। तो ये अब हमारा जो डे 10 है, इसमें हमारी रिटर्न जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हो जाती है। हम ट्रैक करके पहले आते हैं, फिर उसके बाद में हम डार्चन पे पहुंचते हैं, और डार्चन से फिर हम पुरांग तक आते हैं, और पुरांग में फिर हमारा नाइट स्टे होता है। और जैसा कि आपको ध्यान होगा कि इसी दौरान फिर वो इमिग्रेशन का एक पॉइंट आता है। तो डे 11 पे बेसिकली हमारा जो है वो आता है पुरांग से इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज करना कि हम तिब्बत से बाहर निकल रहे हैं, और तिब्बत से बाहर निकल रहे हैं तो ये भी लगता है कि यात्रा हमारी परिक्रमा जो है वो समाप्त हुई। ऐसा लगता है कि भोलेनाथ की चरणों में हम थे, और शिव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद था कि यात्रा अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, अब हम रिटर्न जर्नी कर रहे हैं अपने घर जाने की। तो यात्रा समाप्त होती है, पर भक्ति की धारा अभी भी हमारे अंदर थी। जो कैलाश की रोशनी है, कैलाश की ऊर्जा है, वो हम सबके हृदयों में हम फील कर सकते थे, ऐसा अनुभव था। फिर नेक्स्ट डे जो है हमारा डे 11, वो हिल्सा से हम लेते हैं। बेसिकली पुरांग से जब हम निकलते हैं डे 11 के लिए, तो पहले ये इमिग्रेशन होता है, उसके बाद हिल्सा से हमें हेलीकॉप्टर लेना है सिमिकोट जाने के लिए। तो ये भी एक वेदर पे डिपेंडेंट चीज है कि आप हिल्सा से अगर आप हेलीकॉप्टर लेके आप सिमिकोट पहुंचे, और फिर सिमिकोट से आप फ्लाइट लेके नेपालगंज पहुंचे। तो आइटिनरी में होता है ये सारी चीजें एक साथ होनी है कि हिल्सा से पहले छोटी फ्लाइट, छोटा चॉपर लेके आप सिमिकोट पहुंचेंगे, सिमिकोट से आप छोटी फ्लाइट लेके आप नेपालगंज पहुंचेंगे, और नेपालगंज में या वो स्टे देते हैं। तो लेकिन हुआ क्या कि वेदर ने हमें सपोर्ट नहीं किया, तो हिल्सा से कुछ लोग तो सुबह आ पाए और कुछ लोग जो है वो शाम तक पहुंच पाए सिमिकोट। मेरा जो है, मैं प्रभु की कृपा से मैं हेलीकॉप्टर हिल्सा से मैं सिमिकोट दिन तक पहुंची, और सिमिकोट से फिर शाम की ऑलमोस्ट हमारी फ्लाइट थी। बहुत बारिश भी आ रही थी, बट फिर भी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, और फ्लाइट से फिर हम नेपालगंज पहुंचे लेट इवनिंग तक। और नेपालगंज से फिर हमने लगभग, मुझे याद है 6 साढ़े 6 बजे हमने लखनऊ के लिए स्टार्ट किया। तो बेसिकली हमने पुरांग से पहले इमिग्रेशन किया, उस दिन हम हिल्सा से हेलीकॉप्टर लिए, हेलीकॉप्टर के बाद हमने सिमिकोट से नेपालगंज की हमने फ़्लाइट ली, और फ्लाइट के बाद हम नेपालगंज पहुंचने के बाद फिर मैं लखनऊ आ गई, वहाँ पे हमने नाइट स्टे किया। तो आप ये मान लीजिए कि यात्रा के लगभग हाफ ऑफ द यात्री सिमिकोट में उनको रुकना पड़ा, क्योंकि सिमिकोट से आगे वो फ्लाइट से नहीं आ पाए, और कुछ यात्री जो है नेपालगंज और लखनऊ पहुंच गए थे। तो ये एक थोड़ा सा टाइम फैक्टर आपको अपनी जर्नी में रखना पड़ेगा कि वेदर के हिसाब से, क्योंकि 56 लोगों का हमारा ग्रुप था, तो सब एक साथ आ जाएं ऐसा संभव कई बार नहीं होता है, तो थोड़ा सा टाइम लेके चलें। मैं लखनऊ आ गई, और उसके बाद फिर अगले दिन जो मेरा 12th डे था, उस 12th डे को मैंने लखनऊ से सुबह फ्लाइट ली और मैं दिल्ली वापस आई। और रिटर्न जर्नी के अंतर्गत इन्होंने कोशिश की कि महिलाएं जो हैं उनको प्रेफरेंस दे, क्योंकि मैं सिंगल लेडी ट्रैवल कर रही थी तो मेरे लिए रुकना और थोड़ा टफ हो रहा था, तो उन्होंने हमें प्रेफरेंस दी, ओल्ड एज के जो लोग हैं उन्हें प्रेफरेंस दी, और इस तरीके से मेरी ये 12 दिन की जर्नी शुरू हुई। और मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में प्रभु ने बहुत मंदिरों में दर्शन दिए, और 12 ज्योतिर्लिंग मैं कर चुकी हूँ, 4 धाम यात्रा कर चुकी हूँ, पिछले साल अमरनाथ यात्रा भी मैं करके आई। सबका अपना एक महत्व है, लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो अनुभव है वो इन सब से बहुत डिफरेंट है। बहुत कुछ चीज़ें आप लाइफ में कभी नहीं सोचते, इस यात्रा में जाके आपको अनुभव करने को मिलता है।
और यात्रा में सभी बराबर हैं, कोई वीआईपी नहीं है, कोई कॉमन आदमी नहीं है, सभी के लिए सेम प्रोटोकॉल है, सभी के लिए सेम सुविधाएं हैं। और एक ऐसा अनुभव है जो आपकी फिजिकल मेंटल एंड्योरेंस को टेस्ट करता है। लेकिन जीवन में मैं हमेशा एक बात जरूर बोलूंगी कि अगर संभव हो तो हम सब ये यात्रा जरूर एक बार जरूर करें। और हमारे टूर लीडर के शब्द जो उन्होंने स्टार्टिंग में कहे थे वो हमेशा मैंने अपने जहन में रखे, पॉजिटिव माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड पेशेंस। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये 3 बातें एक गाइड की तरह रास्ता दिखाती गई। और कितनी कठिनाइयां आई लेकिन कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और यात्रा करते गए। तो कैलाश का जो सफर है ये रास्ता यही सिखाता है, यात्रा हम शरीर से नहीं मन से करते हैं। और जहाँ पे भी हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे वहाँ पे महादेव, वहाँ पे प्रभु अपना आशीर्वाद देते हैं, अपना स्ट्रेंथ देते हैं और वही हमें गाइड करते हैं। तो शायद इसीलिए कहते हैं कि जो भी कैलाश आता है वो वही इंसान के रूप में नहीं वापस जाता, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा महादेव के चरणों में जरूर छूट जाता है। और मुझे एक ऐसा अनुभव मिला, इसके लिए मैं उनकी हमेशा कर्जदार रहूंगी। एक ऐसा कर्ज जो कभी हम नहीं चुका सकते हैं। और महादेव मुझे दोबारा बुलाए, मैं अपने परिवार के साथ जा पाऊँ, अपने फ्रेंड्स के साथ जा पाऊँ, ये इच्छा ज़रूर है। और इस तरीके से ये छोटा सा मैंने एक अनुभव आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे लगा क्योंकि मैंने जब कुछ पिक्चर्स डाली तो काफ़ी लोगों ने पूछा कि मैम ये यात्रा कैसे करते हैं, कैसे जाना है, क्या प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है। इसलिए मुझे लगा कि एक ब्लॉग मैं इस पे लिखूं और एक वीडियो इसलिए मैं ये तैयार कर रही हूँ। इसमें कुछ कुछ स्निपेट्स हैं मेरी यात्रा को लेके, कुछ कुछ मैंने वीडियोस वहाँ बनाए हैं, वो मैं कंटेंट यहाँ शेयर कर रही हूँ। सब लोगों के ऊपर भी प्रभु की इच्छा, प्रभु की जो कृपा है वो बनी रहे। और ये यात्रा अगर आप करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मैं ज़रूर ये बात बोलना चाहूँगी कि अपने स्वास्थ्य के ऊपर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप वहाँ जाएं और यात्रा फिर पूरी ना कर पाए। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देते हुए, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हुए इस यात्रा का डिसीजन लें। और प्रभु की इच्छा ज़रूर होगी, आप ज़रूर जाएंगे। और कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो कि एजेंसीज के द्वारा शेयर किए जाते हैं, उनको ध्यान से पढ़िए, उनको ध्यान से अमल में लाइए। मेडिसिन्स का ध्यान रखना ज़रूरी है, जो ट्रैक इक्विपमेंट्स हैं वो भी ज़रूरी है, खाने पीने का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वही है जो मैं लास्ट में बोलना चाहूँगी, हमारी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव माइंडसेट, हमारी स्ट्रॉन्ग विल पावर और पेशेंस, इन तीनों का ही ये पूरा एक टेस्ट है। और जो भी व्यक्ति इसे पार कर गया वो उसकी यात्रा ज़रूर सफल होगी। महादेव का मैं बारंबार दोबारा से धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे शरण दी, उन्होंने शक्ति दी, उन्होंने दिशा दी, दिशा दिखाई। और ऐसे ही उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।